देखिए हम शुरू कर रहे हैं AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका पहला पॉइंट है दिस AS इज मैंडेटरी फॉर लेवल 1 एंटिटीज। ये लेवल 1 एंटिटीज के लिए मैंडेटरी AS है, उनको हर हाल में इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो बताता है कि कितना कैश या कैश के जैसे कैश के इक्विवेलेंट्स का कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा। इसमें दो टर्म यूज हैं, पहला कैश और दूसरा कैश इक्विवेलेंट। तो इन्होंने दो पॉइंट बनाए हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए बताता है कैश क्या है, पॉइंट बी बताता है कैश इक्विवेलेंट किससे बोलेंगे। तो किसे हम कैश बोलेंगे? तो कैश इन हैंड जो आपके पास होता है, कैश पेटी में रखा हुआ है, एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, जो बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा पैसा जिसको आप जब चाहें तब बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिमांड कर सकते हैं। जैसे हमारा जो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा होता है या जो करेंट अकाउंट में जमा होता है, उसको हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं, इसलिए वो डिमांड डिपॉजिट बन जाता है। कि FD भी यहाँ आएगी तो FD यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि उसको हम जब चाहें तब नहीं निकाल सकते। एक बात और समझें आप, अगर कभी आपका करेंट अकाउंट सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज़ कर लिया है, तो अगर आपका अकाउंट सीज़ हो गया है तो फिर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं बचा, आप उसको जब चाहें तब नहीं निकाल सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये हो गया कैश किसे बोलेंगे हम। दूसरा पॉइंट है कैश इक्विवेलेंट किसे बोलेंगे। देखिए कैश इक्विवेलेंट इस तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने का हमारा पर्पज़ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं लेकिन पर्पज़ इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। हमारा पर्पज़ होता है शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा कहीं पे सेव कर देना, ताकि जब नियर फ्यूचर में हम उसकी ज़रूरत आने वाली है तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो मतलब हम बस कैश के फॉर्म में नहीं रखना चाहते, तो हम उसको टेम्परेरी कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं कि जब भी हमें जो नियर फ्यूचर में 2 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में ज़रूरत आने वाली है तब उसको निकाल लेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कैश के जैसा बोलते हैं। इसको कैसे डिफाइन करता है ये वो देखें। तो कैश इक्विवेलेंट विच आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट that are readily convertible into known amount of cash and are subject to insignificant risk or change in value। देखिए एक बार और बोलता हूँ मैं कि क्या क्या पॉइंट हमें देखना है। शॉर्ट टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म को डिफाइन करा गया है इसमें कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने या उससे कम के लिए रखे जाते हैं उन्हें हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म होना चाहिए और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट that are readily convertible into known amount of cash। वो readily convertible है, हम जब चाहे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं into known amount of cash। इसका मतलब होगा कि हमें पता है कि उनको बेचकर कितना पैसा रियलाइज किया जा सकता है। जैसे कि आप ट्रेजरी बिल खरीदते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के आप ट्रेजरी बिल खरीदते हैं 90 डेज़ के, तो वो शॉर्ट टर्म भी होगा क्योंकि 90 डेज़ में पैसा मिल जाएगा और ट्रेजरी बिल में फिक्स होता है कितना अमाउंट मिलना है। तो जो वो कन्वर्टेबल है इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, हमें पता है कितना कैश मिलेगा, एंड आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क, और उनके संबंध में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो अगर आपके पास ट्रेजरी बिल हैं 90 दिन के तो वो शॉर्ट टर्म भी हो जाएंगे, उनमें कोई रिस्क भी नहीं है, और वो कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश भी है, हमें पता है कितना पैसा मिलेगा। तो ऐसे ट्रेजरी बिल को हम कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास किसी कंपनी का डिवेंचर है जो 3 महीने के अंदर अंदर रिडीम होने वाला है, उसकी ड्यू डेट आ चुकी है, तो उसको भी आप कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। देखें वो भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा आपके, वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट होने वाला है। और डिवेंचर में कितना पैसा मिलना है ये तो शुरुआत से ही फिक्स रहता है, तो नोन अमाउंट ऑफ कैश भी मिलने वाला है। अच्छा, शेयर के केस में रिस्क होती है कि शायद पैसा मिले ना मिले, कितना मिले, लेकिन डिवेंचर में तो रिस्क भी नहीं होती क्योंकि जनरली वो सिक्योर्ड होते हैं। तो डिवेंचर भी सारी कंडीशन पूरी करता है कैश इक्विवेलेंट बनने के। तो मैं बस एक बार चाह रहा हूँ कि आप रिवाइज कर लें कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन थोड़ा लाउड, कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश।
हमें पता है कितना कैश मिलेगा, एंड आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क। देखिए शेयर भी कैश इक्विवेलेंट बन जाता, लेकिन शेयर के साथ इनसिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, उसके साथ बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। हमें नहीं समझ में आता कि शेयर बेच के हम कितना पैसा रियलाइज कर सकते हैं, वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है। ठीक है, इसमें कुछ मैंने नोट लिखे हैं, देखें। अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वन विच इज़ ड्यू फॉर मैच्योरिटी विद इन 3 मंथ। जो 3 महीने में मैच्योर होने के लिए है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। एग्जाम्पल में लिखा है ट्रेजरी बिल जो कि 90 डेज़ के होंगे। डिवेंचर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके स्टडी मटेरियल में है कि एक डिवेंचर खरीदा गया जो 3 महीने के अंदर रिडीम होने वाला है, क्या इसको हम कैश इक्विवेलेंट मान सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ, इसको हम कैश इक्विवेलेंट मान सकते हैं। एक और एग्जांपल, एफडी विद 2-3 मंथ ऑफ मैच्योरिटी। अगर आपके पास एफडी है जो 2-3 महीने के अंदर मैच्योर होने वाली, तो उसको भी कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। और अगला नोट है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर नॉट ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट एज देयर इज रिस्क ऑफ चेंज इन रियलाइजेबल वैल्यू। शेयर्स को नॉर्मली हम कंसीडर नहीं करते कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि उनमें रिस्क होती है, और जबकि कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बोलती है कि रिस्क नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला पॉइंट है मीनिंग ऑफ कैश फ्लोज। ये पॉइंट ऐसे देखने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझना इसको, थोड़ा टेक्निकल अच्छा पॉइंट है कि कैश फ्लो का मीनिंग क्या होगा। तो कैश फ्लो आर इनफ्लोज, मतलब जो पैसा आ रहा है, एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज चेक करने हैं। एनी ट्रांजेक्शन विच डज नॉट रिजल्ट इन कैश फ्लो, जिसमें कैश का फ्लो नहीं होता है, सो नॉट बी रिपोर्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय इशू ऑफ डिवेंचर, आप फिक्स एसेट लाए हैं डिवेंचर इशू करके, तो ना तो फिक्स एसेट लाने में पैसे गए हैं, ना ही डिवेंचर इशू करने से पैसे आए हैं, तो ये कैश फ्लो में आएगा ही नहीं। ऐसे इशू ऑफ बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर से आप इशू करते हैं तो भी अगेन कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें कैश का फ्लो नहीं होता है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम इनको दिखाते हैं, तो वहाँ हमारा पर्पज़ ये होता है इनडायरेक्ट में कि चूँकि हम नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं और उसमें इनका एडजस्टमेंट हो चुका होता है, तो हम इनका इफेक्ट नलीफाई करते हैं। पर अगर हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हम इनको कंसीडर ही नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट से कर रहे हैं तो हम इसके लिए कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनको हमें कंसीडर कर चुके हैं जबकि करना नहीं चाहिए था, तो रिवर्स करते हैं। ओके, देखिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूवमेंट्स विद इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर, जो मूवमेंट हो रहे हैं विद इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर नॉट कैश फ्लो बिकॉज दे डू नॉट चेंज कैश एज डिफाइंड बाय AS3। देखिए AS3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक ही टर्म मानता है, तो अगर ऐसा कोई मूवमेंट होता है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही होता है तो कैश फ्लो में नहीं आएगा। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से कैश गई, बैंक में डिपॉजिट हो गई, लेकिन कैश भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है और बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो अल्टीमेटली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हम इसको कैश फ्लो में कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही एक्विजिशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट, आपने कैश से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदे, तो कैश भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे, तो अगेन इसको भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अगला नोट है कि अ चेंज इन कैश डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई कैश फ्लो। कैश में चेंज होना जरूरी नहीं है कि कैश का फ्लो हो रहा हो, ये कैसी अजीब बात है। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, मई 2017 में एक क्वेश्चन आया था, उसके जैसे मैंने एग्जाम्पल बनाया आपको बात समझाने के लिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यू टू एक्सचेंज गेन एंड लॉस। इस पॉइंट को मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल ना बोल के एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, तो ये बात अच्छे से कवर हो जाएगी। एन एंटिटी हैज़ अ बैलेंस ऑफ $1000 इन फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट। आपका फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट खुला है, आप सपोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपके पास $1000 हैं।
आपके बैंक में। ओके, और स्टेटेड इन बुक्स, अब आप अपनी बुक्स में इंडिया में अमाउंट को रुपये में ही दिखाएंगे, तो आपने उसको कन्वर्ट किया होगा रुपये में, तो आपने रुपये में 58,000 रुपये दिखाया है उसको, यूजिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ 58 पर USD। तो 58 का $1 चल रहा था, तो आपको जब भी $1,000 मिले आपने बैंक में जमा करा दिए, और आप सोच रहे हैं कि आपके बैंक में 58,000 रुपये हैं, अगर रुपए के फॉर्म में आप बात करें। फिर क्या होता है, नाउ ऑन बैलेंस शीट डेट के दिन द क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज वॉज 60 USD एंड द बैंक बैलेंस हैड टू बी रीस्टेटेड एट 60,000। अब क्लोजिंग डेट पर 60 रुपये का डॉलर हो जाता है, तो देखें आपके बैंक में रुपए जमा नहीं है, आपके बैंक में जमा है डॉलर। तो $1,000 जमा है आपके, पहले आपने इसको 58 के रेट पे दिखाया था, तो ये 58,000 दिख रहा था बैंक बैलेंस आपका। अब क्लोजिंग रेट पर 60 रुपये का $1 हो गया, तो आपने क्लोजिंग में जब दिखाना चाहा तो AS11 लगता है इस पर, और जो भी मॉनेटरी आइटम होते हैं उनको क्लोजिंग रेट पे दिखाया जाता है। मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा, तो इस 60,000 रुपये में अब आपने शो करा। तो देखें आपका बैंक बैलेंस 2,000 से बढ़ गया, जबकि सच में ना तो कैश आया है ना ही कैश गया है, केवल फॉरेन एक्सचेंज के रेट में चेंज होने की वजह से कैश बढ़ गया है। तो इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगेन अब आप उस बात को समझना, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। तो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो में आता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या इनफ्लो हुआ है? नहीं सर। क्या आउटफ्लो हुआ है? वो भी नहीं हुआ। तो देखें यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ गया, 58,000 से 60,000 हो गया, 2,000 से बढ़ गया, लेकिन एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। देखते हैं। सो द इंक्रीज ऑफ 2,000 इज नॉट अ कैश फ्लो बिकॉज neither there is any cash inflow nor there is any cash outflow. Therefore, this change in bank balance amounted to 2,000 need not to be disclosed in cash flow statement. इसको डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे। और देखें आगे, द नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट आर स्टेटेड एक्सक्लूसिव ऑफ एक्सचेंज गेन एंड लॉस। जब भी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इंक्रीज दिखाएंगे तो ये 2,000 का इंक्रीज नहीं आएगा। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इंक्रीज में हम एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यानी कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 58,000 ही दिखाएगा, 2,000 का इंक्रीज हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। जबकि बैलेंस शीट में और बताता हूँ आपको आगे पॉइंट, द रिजल्टेंट डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना दिखेगा? 58,000 एंड बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? तो S11 के हिसाब से आपके $1,000 है, 60 रुपये की रेट है, तो उसमें तो 60,000 दिखेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 58,000 दिखेगा और बैलेंस शीट में 60,000 दिखेगा। अब यहाँ 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हमें रिकनसाइल करना पड़ेगा। इज रिकनसाइल्ड इन दी नोट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे नोट डालना पड़ेगा, उसमें रिकनसाइल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? मैंने कहा 58,000 है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक्सचेंज गेन या लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट कर देंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक बैलेंस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस। कितना? 2,000। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर बैलेंस शीट कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में 60,000 दिखेगा, कैश फ्लो में 58,000 दिखेगा। 2,000 का हम इसमें क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं 5th पॉइंट, टाइप ऑफ कैश फ्लोज। मैं यहाँ आपको थोड़ा रफ वर्क में समझाता हूँ, फिर मैंने यहाँ प्रॉपर लिख रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। देखें AS3 बोलता है कि कैश फ्लो को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो। ऐसा क्यों करना है मैंने आपको शुरुआत में समझाया ये बात। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लोज में क्या आता है ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है। ऑपरेटिंग बाद में क्यों देखेंगे, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लोज में आता है एक्विजिशन एंड
डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्लस अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। देखें, इन्वेस्टिंग में आएगा फिक्स एसेट को खरीदना या उनको बेचना और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड। लैंड का एक्विजिशन किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। फिक्स एसेट का एक्विजिशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो अगर लैंड का एक्विजिशन इन्वेस्टिंग का पार्ट है तो फिर सेल ऑफ लैंड और फिक्स एसेट भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होगा। हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं, परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे, तो अगर पैसे इक्विटी शेयर में लगाना इन्वेस्टिंग है तो सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, उन इक्विटी शेयर को बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, जो हमें इक्विटी शेयर पे डिविडेंड रिसीव होगा ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है, तो ए भी किस एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा? ए भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया? एक्वायर्ड 10% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। किसी एक्स लिमिटेड के हमने डिवेंचर एक्वायर कर लिए। तो अगर वो डिवेंचर एक्वायर करना इन्वेस्टिंग है तो उन डिवेंचर को बाद में बेचना भी इन्वेस्टिंग है, और इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स हमें मिल रहा है डिवेंचर रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर रिसीव्ड। तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। थोड़ा और हम अच्छा पॉइंट डिस्कस करें तो सपोज हमारा 10,000 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है और कंपनी ने उसमें से 1,000 का TDS काट लिया है। तो जो ये TDS है ये चूँकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर लग रहा है तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। ऐसे ही आप क्या करते हैं? फिक्स एसेट खरीदते हैं, इन्वेस्टिंग, तो आप फिक्स एसेट बेचते हैं, वो भी इन्वेस्टिंग। अब आपने अगर टैक्स पढ़ा है तो एसेट बेचने पर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा आपका वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। आप इक्विटी शेयर एक्वायर कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ब्रोकरेज ऑन परचेज ऑफ इक्विटी शेयर, अगर आप इक्विटी शेयर एक्वायर करें तो उसमें जो ब्रोकरेज लगी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट हो जाएगा। परचेज ऑफ गुडविल, आप गुडविल खरीदते हैं वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। आप पेटेंट खरीदते हैं वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। तो हम एक बार रिकैप करूं, मैं और एग्जांपल आपको दूंगा, बस ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने लिए हैं अभी। तो इसमें कवर होगा एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लस उससे अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टमेंट खरीदना इन्वेस्टिंग है तो उनको बेचना भी इन्वेस्टिंग है, और इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इन्वेस्टिंग, उस पर जो हमें TDS कट रहा है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बन जाएगा। दूसरा देखें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है पैसे लेना, यानी कि फाइनेंस अरेंज करना। अब फाइनेंस अरेंज करना अगर फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है तो उस पैसे को जो हमने अरेंज किया उसको वापस करना भी फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा, उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो भी। ये मैं यहाँ फॉर्मल डेफिनेशंस नहीं ले रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ, फिर मैं फॉर्मल डेफिनेशन लूँगा। तो जैसे आप पैसे अरेंज करने के लिए आपने इनफ्लोज के लिए क्या करा, आपने हो सकता है इक्विटी शेयर इशू किए हों। मैं इसको 1 मिनट शिफ्ट कर दूं ताकि हम ठीक से जगह मिल पाए हमें। यहाँ भी शिफ्ट कर देता हूँ, बाद में ठीक कर दूंगा। इक्विटी शेयर इशू करे हो सकते हैं आपने प्रेफरेंस शेयर इशूड किए हो सकते हैं, डिवेंचर इशूड हो सकते हैं, आपने बैंक से लोन लिया हो सकता है, गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिली हो सकती है, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। तो अगर ये इनफ्लोज हैं तो फिर इसके अपोजिट जो आउटफ्लोज होंगे वो भी इसी में आएंगे।
जैसे इक्विटी शेयर का बायबैक करना, बायबैक करके हमने पैसे वापस किए, या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर का हमने क्या किया, रिडेम्पशन किया, ठीक है, या फिर हमने लोन रीपे किया, रीपेड किया, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो गई, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड हो गई, तो ये भी किस में आएगा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। अब और भी इससे जुड़े इन्फ्लो होंगे, आपने अगर लोन लिया है या आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो आप उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। हो सकता है आप 10,000 का इंटरेस्ट पे करना हो, उसमें से आप 1,000 का टीडीएस काट लो, आप डिबेंचर होल्डर को 9,000 या बैंक को 9,000 का ब्याज दो और 1,000 का टीडीएस गवर्नमेंट को दो, तो 9,000 भी आउटफ्लो है और 1,000 भी आपका आउटफ्लो है, और दोनों आउटफ्लो किस में आएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। ऐसे ही डिविडेंड देना भी किस एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि आपने शेयर इशू करके शेयर होल्डर से पैसे लिए, तो अब उनको पैसे भी वापस करने हैं और डिविडेंड भी देना है, तो डिविडेंड जो दे रहे हैं वो फाइनेंसिंग में आएगा। अगर डिविडेंड देना फाइनेंसिंग है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी फाइनेंसिंग का ही पार्ट माना जाएगा। तो एक बार हम समझें कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या है, फिर हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग क्या है। देखिए हम समझते हैं ऑपरेटिंग क्या है। तो ऑपरेटिंग में जैसा मैं आपको बता रहा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो हमारे ऑपरेशन से पैसा आता है वो भी कवर होता है, प्लस ऐसा कोई भी कैश फ्लो जो कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग नहीं है तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर हो जाएगा। मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लोज हैं वो भी ऑपरेटिंग में आएंगे, और जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में नहीं आएंगे वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आ जाएंगे। जैसे सपोज लॉटरी लग जाना, तो अगर आपको लॉटरी लग जाती है तो ये आपका ऑपरेशंस का काम नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। आपने कोई ऐसा पैसा इन्वेस्ट नहीं करा था जिस पर रिटर्न आया हो, इन्वेस्टिंग नहीं है। फाइनेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये तो कोई फाइनेंस का तरीका नहीं हो सकता कि हम लॉटरी लगा लगा के अपना फाइनेंस करते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग भी नहीं है, फाइनेंसिंग भी नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। ओके, तो देखिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा। नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ उसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो डिफाइन किया गया है तो उसमें बोला गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। देखें यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर दी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। जो आपके प्रिंसिपल काम है, जैसे कि आपकी गुड्स को सेल करना, तो सेल से जो कैश सेल से पैसा आया आपके पास वो ऑपरेटिंग में आ जाएगा। जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर आया आपके पास फ्रॉम डेटर, वो भी किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। अब सेल करने के लिए रिलेटेड काम जो होगा वो आप परचेज करोगे, तो परचेज का कैश परचेज भी इसी में आ जाएगा, और जो आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे वो भी ऑपरेटिंग में आ जाएगा। अब आपको सेल परचेज करनी है, इसके लिए आपने स्टाफ लगाया होगा, तो स्टाफ की जो सैलरी है वो भी ऑपरेटिंग हो जाएगी। जो आपने रूम लिया है उसका रेंट भी ऑपरेटिंग हो जाएगा। जो आप अपने एजेंट को कमीशन दे रहे हैं वो भी ऑपरेटिंग हो जाएगा। और जो इससे जुड़े हुए जो भी खर्चे हैं, जो भी इनफ्लोज हैं, आउटफ्लोज हैं, वो भी ऑपरेटिंग में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको फॉर्मली बता देता हूँ। तो फॉर्मूले ये है कि विद एग्जांपल बता दे रहा हूँ। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में देखें आप, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग में लिखा हुआ है कैश फ्लो जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो भी ऑपरेटिंग में आएंगे और अदर एक्टिविटी के इनफ्लोज भी ऑपरेटिंग में आएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एंटिटी, जिसके एग्जाम्पल देखें क्या है। मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे कवर किए हैं, आपको बहुत हेल्पफुल है ये एग्जाम्पल। RTPs, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, AS का टेक्स्ट, सारे जगह से एग्जाम्पल कवर किए हैं। आप इसको अगर रीड कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे आपसे। तो कुछ मैंने कॉमन एग्जाम्पल हैं, कुछ बहुत डिफरेंट हैं, आप देखें। कैश सेल्स एंड कैश परचेज ऑपरेटिंग है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर पेमेंट टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग है। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओबियसली ऑपरेटिंग है। इनकम टैक्स का पेमेंट ऑपरेटिंग है। कैपिटल गेन का टैक्स का पेमेंट इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का पेमेंट फाइनेंसिंग हो जाएगा।
स्क्रैप्स बेच देना, इनकम टैक्स का रिफंड आ जाना ऑपरेटिंग है। अब देखें, टीडीएस डायरेक्टेड ऑन सैलरी और रेंट एंड पेड टू गवर्नमेंट। आपको किसी की 5 लाख की सैलरी देनी है, सैलरी ऑपरेटिंग है, तो आपने उसको 4 लाख की सैलरी दी, 1 लाख का टीडीएस काट लिया, तो 4 लाख का जो उसको पेमेंट करा वो भी ऑपरेटिंग, जो 1 लाख का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दोगे वो भी ऑपरेटिंग होगा। अगर आप लोन इन एडवांस देते हैं अपने एम्प्लॉय को तो ये ऑपरेटिंग में आएगा। अब उस पर अगर एम्प्लॉय आपको ब्याज देता है तो वो भी ऑपरेटिंग में आ जाएगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड देयर ऑन। अगर आप लेट पेमेंट करते हैं अपने सप्लायर को, आपने सप्लायर का पेमेंट टाइम पे नहीं किया और वो आपसे ब्याज मांगता है तो आप उसको ब्याज देते हो, तो ये फाइनेंसिंग नहीं है, तो अपने सप्लायर को लेट पेमेंट करना, उस पर ब्याज, ये ऑपरेटिंग में आएगा। इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम कस्टमर फॉर लेट पेमेंट बाय देम। आपका कस्टमर आपको लेट पेमेंट करता है तो आपने बोला भाई ब्याज लगेगा इस पर, तो वो ब्याज भी किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग में आ जाएगा। तो एम्प्लॉय को लोन देना, अपने स्टाफ वालों को लोन देना, उस पर ब्याज, या सप्लायर का अपन लेट पेमेंट करते हैं उस पर ब्याज हमें देना पड़ रहा है, या हमारा कस्टमर लेट पेमेंट कर रहा है उस पर हमें ब्याज मिलता है, ऑपरेटिंग में आएगा। ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है। आगे देखें, फॉर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस फॉलोइंग कैश फ्लोज आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो होंगे कौन से, बैंक के लिए। तो बैंक का ऑर्डिनरी काम क्या होता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना, लोन लेना, पब्लिक को, बिजनेस हाउसेस को लोन देना, और पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना। तो बैंक के पास इनफ्लो में होता है पब्लिक डिपॉजिट एंड अदर बोरोइंग्स, और बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आउटफ्लो जो होते हैं वो भी बोरोइंग्स होती है, लोन देते हैं वो किसी को, और वो काफ़ी पार्ट इन्वेस्ट भी करते हैं अदर जगह पे। तो लोन लेना, डिपॉजिट लेना, दूसरा लोन देना और इन्वेस्टमेंट करना, ये सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के लिए। तो यहाँ देखना, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम, ऑपरेटिंग है। लोन्स एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम, पब्लिक डिपॉजिट पे, एफडी पे ब्याज देना, सेविंग अकाउंट पे ब्याज देना, आरबीआई से लोन लिया उस पर ब्याज देना, किसी और बैंक से लोन लिया उस पर ब्याज देना, ऑपरेटिंग है। एंड इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न, ये भी इनके लिए ऑपरेटिंग है। बैंक के लिए लोन देना लेना ऑपरेटिंग है, अनलेस कि वो सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं। अगर वो सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रहे हैं या उसके शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो इन्वेस्टिंग ही माना जाएगा। सब्सिडरी कंपनी में कोई भी पैसा लगाए, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी होते हैं जो हम शो करते हैं, जैसे कि लॉटरी इनकम या इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट में इंश्योरेंस क्लेम मिल जाना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को जिस भी कैटेगरी का है वो, जैसे कि इन्वेस्टिंग में भी हो सकता है, मशीन जल गई और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, उसको आप सेपरेट दिखाएंगे। पहले आप पूरा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का पूरा कैश फ्लो निकाल लेंगे और फिर आप लिखेंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर आप लिखेंगे कि कैश इनफ्लो फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, और फिर आप लिखेंगे कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चाहे वो ऑपरेटिंग में हो तो उसमें टैक्स हटाने के बाद आप लिखेंगे, या फिर इन्वेस्टिंग हो तो भी सबसे नीचे आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कि बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना कैश आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कितना आया या गया, और उसके बाद कितना। ठीक है, देखिए हम शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। तो खरीदना या बेचना लॉन्ग टर्म एसेट को, मैंने ये बताया आपको, मैं एग्जांपल रीड कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आप डिपॉजिट करते हैं, मान लो 6 महीने की एफडी कराई आपने, 1 साल की एफडी कराई। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट खरीदना, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसे लाना। देखो खरीदना इन्वेस्टिंग है तो बेचना भी इन्वेस्टिंग होगा। लोन गिवन टू सब्सिडरी कंपनी, ये मैं आपको बता रहा था कि चाहे फिर वो बैंक ही क्यों ना हो, अगर सब्सिडरी कंपनी में पैसे लगाए तो वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा, लोन देना या उनके शेयर खरीदना। डिविडेंड रिसीव, चूँकि हम पैसे लगा रहे हैं शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उस पर जो डिविडेंड अर्न होगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी है तो कैश का इनफ्लो, पैसा तो आया है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया था उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी से इंटरेस्ट मिला हो या किसी और से इंटरेस्ट इनकम हो, उस पर जो TDS काटेंगे वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स मैंने अभी आपको समझाया था। मेकिंग ऑफ FD कराना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एक्विजिशन और सेल ऑफ गुडविल पेटेंट खरीदना भी इन्वेस्टिंग है, बेचना भी इन्वेस्टिंग है। ब्रोकरेज ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। अब क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट के लॉस पर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला। दो नोट और देखें आप। कैश फ्लोज फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर प्रेजेंटेड एज सेपरेट लाइन आइटम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, अलग से दिखाया जाता है। मैं आपको एक मिनट प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये हमारे क्लास नोट हैं AS के। जैसे ये है क्वेश्चन, इसमें क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा क्योंकि प्लांट की वजह से आ रहा है। देखें इनका सॉल्यूशन कैसे किया इन्होंने। क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया और ये आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट, और फिर आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अलग से ही दिखाना पड़ेगा हमेशा हर एक एक्टिविटी में। अगला नोट ये है कि एनी अमाउंट इन्वेस्टेड और गिवन एज लोन टू सब्सिडी कंपनी को आप कोई भी लोन दो या कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करो और उस पर जो डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इट आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज फॉर ऑल एंटिटी इवन फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए फाइनेंसिंग कैश फ्लोज तीसरी कैटेगरी जो है उसमें क्या कवर होगा, तो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो ओनर्स के कैपिटल का साइज या बोरोइंग के साइज को या कॉम्पोजिशन को चेंज कर दे। क्या मतलब होता है साइज चेंज करने का? देखें सपोज आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है पहले से 8 लाख रुपए, आप और शेयर इशू करते हैं 2 लाख के, कितने की कैपिटल हो जाती है? 10 लाख की। इन्होंने क्या करा, ओनर्स कैपिटल के साइज को चेंज कर दिया। कॉम्पोजिशन कैसे चेंज होता है? मान लो आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख की, आपको उसको रिडीम करना है, रिडीम करने के लिए पैसे चाहिए, तो आपने क्या करा, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी 5 लाख की, एक्सचेंज नहीं करा, 5 लाख के शेयर इशू करे, उससे 5 लाख रुपए आए, फिर उस पैसे को आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया। तो यहाँ पे कैश का इनफ्लो हो गया और यहाँ कैश का आउटफ्लो हो गया। अल्टीमेटली टोटल शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, 5 लाख आए गए, लेकिन कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। पहले कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, अब इक्विटी शेयर कैपिटल हो गए। ऐसे ही बोरोइंग लेना या उनका रिपेमेंट करना सब फाइनेंसिंग में आता है और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं एग्जांपल रीड कर रहा हूँ। तो एग्जांपल में इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, लोन्स फ्रॉम बैंक एंड रीपेमेंट देयर ऑफ, बैंक से लोन लेना उनका रिपेमेंट करना। देखिए सारे तरीके के लोन फाइनेंसिंग में आते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाती है, फाइनेंसिंग है, वापस करनी पड़ेगी तो भी फाइनेंसिंग मानी जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। कहीं आप इसको कैश इक्विवेलेंट या ऑपरेटिंग में ना ले लें। गाइडेंस नोट इशू करा था ICAI ने कि बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। अब शेयर इशू करना फाइनेंसिंग है तो उस पर जो अंडरराइटिंग कमीशन लगेगी आपको, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है, बोरोइंग पे करना है, वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। अगर इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में आएगा तो आपने जो उस पर TDS डिडक्ट किया है, सपोज आपने 1 लाख का आपको ब्याज पे करना था, लेकिन आपने 10,000 का TDS काट के 90,000 रुपये डिवेंचर होल्डर को दिए, तो 90,000 डिवेंचर होल्डर को देना भी फाइनेंसिंग है और 10,000 जो काट के गवर्नमेंट को दिए वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। अगेन डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना भी फाइनेंसिंग होगा। लोन्स एंड एडवांस टेकन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, मैंने बोला था सब्सिडरी कंपनी से अगर लोन लिया है तो वो फाइनेंसिंग होगा, चाहे आप बैंक ही क्यों ना हो। आपने सब्सिडरी कंपनी को दिया है लोन या उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो वो हर हाल में इन्वेस्टिंग होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। कैश क्रेडिट्स भी फाइनेंसिंग में आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स भी फाइनेंसिंग में आएंगे और वर्किंग कैपिटल लोन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माने जाएंगे। लोन कितना भी शॉर्ट टर्म हो फाइनेंसिंग में ही आएगा, ओवरड्राफ्ट भी। आखिरी पॉइंट जो हमारा है
ये जनरली डिस्कस नहीं होते हैं पॉइंट, वो मैंने कवर किए हैं। रिपोर्टिंग कैश फ्लोज ऑन नेट बेसिस, ये स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी है कि क्या कैश फ्लो को नेट बेसिस पे दिखाया जा सकता है। तो मैं सीधी बात करता हूँ आगे कि AS3 फॉरबिड्स नेटिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। आप ऐसा नहीं कि कहीं से पैसा मिला और किसी को दिया उसको नेट करके आप कैश फ्लो में दिखाएं, आपको ग्रॉस इनफ्लो दिखाना पड़ेगा, ग्रॉस आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा। तो AS3 फॉरबिड नेटिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल कैश पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और सपोज आपने उसको 10,000 रुपये दिए, और फिर आगे एंड should not be shown net of cash realized from sale of any other fixed asset से फर्नीचर। सपोज आपने उससे प्लांट मशीनरी खरीदी, 10,000 रुपये दिए, आपने उसको फर्नीचर बेचा, उससे आपको 8,000 रुपये मिले, तो आप ऐसा चाहते हैं कि मैं केवल 2,000 का नेट कैश फ्लो दिखा दूं, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको ग्रॉस इनफ्लो दिखाना पड़ेगा, 8,000 रुपये आए, और ग्रॉस आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा कि 10,000 रुपये गए। लेकिन दो एक्सेप्शन है जहां आप नेट इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। एक्सेप्शन के रीज़न है वहाँ देखते हैं हम। तो एक्सेप्शन टू दिस रूल, कैश फ्लोज फ्रॉम फॉलोइंग एक्टिविटी मे बी रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस। पहला, कैश रिसीट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। जैसे कि आप एक एजेंट हैं, सपोज करें आप क्या हैं, एक एजेंट हैं। अब आप अपने कस्टमर के बिहाफ से, आपका जो क्लाइंट है उसके बिहाफ से किसी से पैसे कलेक्ट करते हैं और अपने क्लाइंट को देते हैं, कलेक्ट करते हैं और देते हैं। आपने 1,00,000 रुपये कलेक्ट करे और अपने क्लाइंट को दे दिए। आपने 2,00,000 कलेक्ट किए, उसमें से अपनी कमीशन काट ली, मान लो 20,000 रुपये, और आपने अपने क्लाइंट को दे दिए। तो क्या ये पैसे जो आ रहे हैं, क्या वो आपका इनफ्लो है, आपका आउटफ्लो है, क्या वो आपके ट्रांजेक्शन है? वो आपके ट्रांजेक्शन है ही नहीं, बस आप बीच में आ गए हैं। तो जो एजेंट या ब्रोकर जो जिस पोजीशन पे होते हैं, तो उनके केस में हमने बोला है कि आपका जो नेट आपको इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो जा रहा है वो आप रिकॉर्ड करें। आपको किसी क्लाइंट के बिहाफ से जो आप सारा कलेक्शन लेके आ रहे हैं और उसको दे रहे हैं, ये सारा आपको इनफ्लो, सारे इनफ्लोज और सारे आउटफ्लो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सो रेंट कलेक्टेड, मैंने एग्जांपल लिया, रेंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, सॉरी, रेंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स प्रॉपर्टी एंड पेड टू देम। दूसरा इसमें बोला गया है, पहला है कि कैश रिसीट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ से आप कैश ले रहे हैं या दे रहे हैं, आप उसको नेट रिकॉर्ड करें, आपको सारा रिकॉर्ड नहीं करना। दूसरा, कैश रिसीट एंड पेमेंट फॉर आइटम्स इन विच द टर्नओवर इज क्विक, बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, एंड द अमाउंट आर लार्ज एंड द मैच्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म। जैसे आप इन्वेस्टिंग कंपनी हैं, आपका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप डेली शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, 1 घंटे में ही आप कई बार शेयर खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। अब अगर आपको ये सारा खरीदने का आउटफ्लो और सारा बेचने का इनफ्लो दिखाना पड़े, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत लेंदी और मतलब यूज़र के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो उसको इतना ईजिली समझ नहीं आएगा। तो आपको बोला गया कि ठीक है, आप नेट दिखा दो, आपको कितना पैसा खरीदने में लगा, कितना पैसा आया, आप नेट दिखा सकते हैं। तो एग्जांपल है परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय इन्वेस्टिंग कंपनी। उनके में मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं एक ही दिन में इन्वेस्टमेंट करने के, अगर वो सारे दिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो नेट दिखा सकते हैं। ओके, मुझे लगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।